क्या जर्मनी की वजह से तीसरा विश्व युद्ध होगा, या फिर यूं कहा जाए क्या जर्मनी तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है? आप पूछेंगे ऐसी लाइन क्यों उपयोग में ली जा रही हैं? ये जो व्यक्ति ओलाफ स्कॉल्ज हैं, ये तो दुनिया भर के अंदर यात्राएं करके युद्ध को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। आज के सेशन में हम चर्चा यही करेंगे कि इनकी रणनीति अपनी लाइन को बड़ा करके दूसरे की लाइन छोटा करने की है या युद्ध को रुकवाने की है। क्योंकि जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें देखते हुए एक डर तो निश्चित ही पैदा हो रहा है, और वो डर ये है कि कहीं ना कहीं इनके इरादे नेक नहीं हैं। इनके इरादों में जिस तरह की चीजें आगे दिखाई दे रही हैं, वो एक एक करके आज के सेशन में विश्लेषण के अंदर आएंगी। लेकिन उससे पूर्व जब विश्व युद्ध की बात हो तो हल्का सा इतिहास जान लेना आज के सेशन से आपका संबंध स्थापित करेगा। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अब तक 2 बड़े विश्व युद्ध लड़े गए हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला, जिसमें जर्मनी बुरी तरह हारा। एक संधि रोपी गई जिसका नाम वर्साई की संधि था। उस संधि से जो जर्मनी के ऊपर इंप्लीकेशंस किए गए या उसके ऊपर जो कंडीशंस डाली गई, उन्हें जर्मन्स ने अपने खिलाफ माना। उस वजह से जर्मनी में हिटलर का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि उस संधि से मिली हुई जो बेइज्जती थी उससे निपटने के लिए जर्मन्स ने वापस से अपने आप को ग्रो करना शुरू किया, और इतना ग्रो कर लिया कि जो संधि की कंडीशन थी उन्हें तोड़ दिया, जिसके चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939-1944 के बीच में जब चलता रहा, 45 के बीच में जब चलता रहा, एक लंबे समय तक दुनिया उलझती रही, और फाइनली जर्मनी की फिर से एक बार हार हुई। हिटलर ने अपने आप को गोली मारी और अपना खेल खत्म किया। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के अध्याय का जब भी प्रथम पन्ना पलटा जाता है, जर्मनी का नाम जरूर आता है। अभी हाल ही में ऐसा क्या हुआ है कि जर्मनी का नाम तीसरे विश्व युद्ध के लिए भी रिकॉल किया जा रहा है? अब आप कहेंगे विश्व युद्ध कोई बहुत बड़ी चीज होती होगी, क्योंकि हमने तो देखी नहीं। आप बोलते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये फर्जी बातें हैं। जनाब, बात ऐसी है कि पहले भी युद्ध जो 6-6 साल चला करते थे, वो लगातार फायरिंग वाले नहीं होते थे। पहले कोई एक देश दूसरे देश से उलझता था, दूसरा देश तीसरे से उलझता था। उलझते उलझते ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाती थी कि फिर सबको लगता था कि पूरा विश्व ही युद्ध में इन्वॉल्व हो गया है। इस कारण से उसे विश्व युद्ध नाम दिया जाता था। जैसे फिलहाल रशिया यूक्रेन एक दूसरे से उलझे हुए हैं, अगर इन्हीं के चलते दुनिया में और कहीं भी मोर्चे खुल जाएं और एक से अधिक देश इन्वॉल्व हो जाएं सेम कारण से, तो संभव है कि वो नया नाम विश्व युद्ध का धारण कर ले। अभी फिलहाल के लिए जर्मनी चर्चा में क्यों है? हाल ही में एक बयान आया था। क्या बयान था? पुतिन ने अपने द्वारा रशिया पर इन्वेजन, जब पुतिन के ऊपर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन पर इन्वेजन किया, तो इन्होंने यहां पर एक बात बोली कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये नाजी जर्मनी के खिलाफ कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि यार, यूक्रेन मुद्दा अलग है, नाजी जर्मनी मुद्दा अलग है, और क्या कारण है कि पुतिन ने जर्मनी को वापस से विश्व युद्ध भड़काने वाला व्यक्ति कहा? इसके पीछे का विश्लेषण आज के सेशन में किया जाएगा। शुरुआत करते हैं ओलाफ स्कॉल्ज की यात्रा से। आपको याद होगा कुछ समय पूर्व ओलाफ स्कॉल्ज इंडिया आए हुए थे। इंडिया आने पर उन्होंने भारत से काफी सारी वार्ता की थी, जिसे हमने अपने 7 दिन पहले वाले आरएनए के अंदर कवर भी किया था। 27 फरवरी को इस सेशन में हमने आपको बताया था कि ओलाफ स्कॉल्ज इंडिया जब आए तो उन्होंने क्या क्या बातें भारत से की, और साथ में उनके आने पर जर्मनी में उनकी पार्टी के खिलाफ और देश के खिलाफ प्रदर्शन क्यों हुए। अगर आपको याद हो तो हमने इस सेशन में यह जानकारी आपसे साझा की थी। नहीं है याद तो आप 27 फरवरी का जाकर सेशन एक बार पुनः देख लीजिएगा, हमने वहां चर्चा की है। फिर हमने यह बताया था कि ये यहां से निकल करके चाइना जाएंगे, और चाइना जाकर चाइना को समझाएंगे किस बात के लिए, कि रशिया को कंडेम करें, उनका विरोध करें। ठीक है साहब, तो आप इधर देख सकते हैं कि यूक्रेन का समर्थन करने के खिलाफ, असल मायने में जब जर्मनी की सरकार के विरोध की बात आती है तो जर्मन्स का विरोध क्यों हुआ? आंसर निकल के आता है, जर्मन्स का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि जर्मन्स ने उन्हें हथियार दिए जो कि अपनी लड़ाई लड़ते हुए बताए जा रहे हैं। कौन? यूक्रेनियंस। तो यूक्रेनियंस को जर्मनी ने जो अपने टैंकर दिए, उन टैंकर के विरोध में जर्मनी के लोग प्रोटेस्ट करने खड़े हो गए। ये प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस प्रोटेस्ट के बाद में हमने एक डेटा साझा किया जिसमें आपको बताया था कि जर्मनी यूक्रेन को मदद देने वाले टॉप 5 देशों में है, जो अब तक $2.5 बिलियन से अधिक की मदद 15 जनवरी तक दे चुका है।
ऐसी स्थिति में एक जानकारी बाहर आई और पता चला कि जर्मन्स लगभग 2000 यूरो प्रति व्यक्ति के हिसाब से यूक्रेन वॉर के अंदर घाटे में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब ओलाफ स्कॉल्ज इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया में आकर के भी रूस यूक्रेन जंग के बारे में चर्चा की, प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से यह बात कहलवाने में कामयाबी हासिल की कि हम शांति प्रक्रिया स्टार्ट करवाना चाहते हैं, रशिया यूक्रेन शांति की तरफ आगे बढ़े। लेकिन इसी बीच में ओलाफ स्कॉल्ज जर्मनी की यात्रा पर भी गए थे। पहले जब वो गए थे तब चाइना की यात्रा पर भी गए थे और चाइना की यात्रा में जाकर के उन्होंने चाइना को इस बात के लिए मना लिया था कि चाइना पुतिन को धमकी दे कि पुतिन न्यूक्लियर वॉर का मतलब न्यूक्लियर हमले का उपयोग ना करें। ऐसी स्थिति में ओलाफ ने यानी कि जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने भारत से शांति प्रक्रिया की पहल शुरू करवाने की कोशिश करवा दी, चीन से पुतिन पर दबाव डलवा दिया। किस बात का दबाव डलवा दिया कि आप एक बार पुतिन से कहो कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज ना करे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस युद्ध के अंदर जो दो धड़े हैं, दो धड़े मतलब रूस और रूस के साथ में चीन का जो समर्थन प्राप्त है, हालांकि खुलकर सकारात्मक रूप से नहीं है, जिस प्रकार से इंडिया का भी खुलकर रूस को समर्थन नहीं है, लेकिन हां हमने प्रतिबंध नहीं लगाए और ना ही हमने उनको किसी भी प्रकार से उनकी निंदा की है। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि इंडिया का समर्थन भी रशिया के साथ है, इसीलिए बार बार लोग इंडिया को मनाने आते हैं कि आप खुलकर बोलो कि आप किसके साथ हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में जर्मनी ने भारत और चीन से बातचीत करके पुतिन के मसले पर अपने आप को यानी कि हम दोनों को, इंडिया और चाइना को न्यूट्रल कराने का प्रयास किया। लेकिन खुद क्या किया अब मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए साथियों, जर्मन सांसदों ने हाल ही में एक खबर के माध्यम से पता चला कि उन्होंने चीन को धमकी देते हुए कहा है कि यदि आप लोगों ने रूस को वेपन दिए तो अच्छा नहीं होगा। एक मिनट, यह घटनाक्रम समझने से पूर्व मैंने इतिहास क्यों बताया ताकि आप रिलेट कर पाएं। जो व्यक्ति पुतिन के पास, ये शी जिनपिंग के पास जाकर यह कहलवाता है कि आप कहिए, बोले क्या कहिए कि आप पुतिन से कहिए कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज ना करे। पुतिन के लिए चीन ने कह दिया कि हां भाई आप न्यूक्लियर वेपन यूज मत करना। वहीं जर्मन चांसलर जो है वो डबल गेम क्या खेल रहे हैं कि वो चीन को अब धमकी दे रहे हैं कि आप ना पुतिन को अपने वेपन मत दे देना, अदरवाइज इसका अर्थ निकाला जाएगा कि आपको इस युद्ध के घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आफ्टर ऑल चाहते क्या हो, मतलब तुम जब वेपन दो, तुम्हारे देश में विरोध हो यूक्रेन को तो सही, और रशिया को चीन अगर मदद भेजे तो गलत। यह तो साहब नाइंसाफी है, और इस नाइंसाफी को अगर शब्दों में बयान कर दिया जाए तो यह सरासर नाइंसाफी है। यानी एक तरह से आप करें तो लीला, मतलब यह तो बहुत बड़ी बात हो गई ना यार। मतलब आपका कुत्ता मतलब आपका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, ये तो बहुत बड़ी बात गलत हो गई यार। ऐसी स्थिति में जर्मनी जो यूक्रेन की मदद कर रहा है, ये शब्दों में कैसे बयान की जाए। मतलब आप यूक्रेन की मदद कर रहे हो तो कहते हो कि हम लोकतंत्र की हिफाजत कर रहे हैं, हम दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं, और दुनिया का कोई देश अपने मित्र राष्ट्र की मदद करे तो आप उसके लिए कह देते हैं कि परिणाम घातक होंगे। चाहते क्या हो? और तुम्हारा एक काला चिट्ठा खोलते हैं। दूसरा काला चिट्ठा यह है कि एक तरफ तो आपने कंसीक्वेंसेस की चिंता कर दी और आपने यह कह दिया कि तैयार रहना कि अगर पुतिन का तुमने समर्थन किया तो। दूसरी बात जो निकलकर तुम्हारे बारे में बाहर आ रही है वो यह है कि तुम पाकिस्तान जैसे कटोरा पकड़े देश का भी उपयोग कर रहे हो। कटोरा पकड़े देश को तुमने इस प्रकार से उलझा दिया कि वो बेचारा कहीं का नहीं रहा, वो एक ऐसी ढोलक बन गया जैसे जो आ रहा है बजा के चला जा रहा है। तुमने पाकिस्तान को यूके के साथ में एक पैक्ट में फंसा दिया, यूके से कहलवा दिया कि पाकिस्तानियों तुम्हें पैसा चाहिए अगर आईएमएफ का तो तुम्हें मदद करनी पड़ेगी यूक्रेन की। मतलब इनडायरेक्टली जो पाकिस्तानी मर मर के रूस से सस्ता तेल खरीद के अपना जीवन चलाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मत जीने दो। वो पूरी तरह से सरेंडर होकर के रूस से तेल खरीद के अपने आप को सरवाइव कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। तुमने पाकिस्तान को यूके के साथ डील में फंसा दिया।
और साथ में यह कहा कि पाकिस्तान वाले यूक्रेन को वेपन भेजेंगे वाया जर्मनी। यह खबर 5 मार्च की। यूके पाकिस्तान साइन पैक्ट फॉर सप्लाई एम्यूनेशन टू यूक्रेन वाया जर्मनी। यार ये तो सरासर नाइंसाफी है। मतलब शायद यह समझ में आ रहा है कि ग्रुपिंग क्या होती है, और यह समझ में आ रहा है कि दुनिया में विश्व युद्ध तुम्हारे कारण ही क्यों हुए थे। हम तो तुम्हें बहुत सुधरा समझ रहे थे यार, तुम तो बहुत बड़े आइटम निकले। इतना तो अमेरिका भी खुल करके डिप्लोमेसी नहीं करता जो तुम कर रहे हो। आप भी समझ रहे होंगे ना कहानी क्या चल रही है। मतलब देखो, खुद लेपर्ड नामक जो बैटल टैंक है वो यूक्रेन को दे रहा है। अरे भाई यूक्रेन को उसकी लड़ाई लड़नी है तो लड़ने दो, तुम उसकी मदद क्या कर रहे हो कि नहीं उसके ऊपर इन्वेजन हुआ है। इतिहास उठा के देखो, तुमने दुनिया के कितने देशों पर इन्वेजन किया है। तुम्हारा अगर इतिहास यूरोप का उठाकर देखा जाए तो पूरा इतिहास दुनिया का रंगा पड़ा है। चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, सारे देशों ने दुनिया में जो तहलके मचाए हैं, फिर तो तुम्हारे ऊपर ही सारे हमले होने चाहिए। तुम किस दिन के मतलब बड़े बादशाह हो भाई, समझ नहीं आ रहा है। और फिलहाल तुमने क्या रणनीति अपनाई है। भारत जैसे सॉफ्ट पावर देश को तुमने बेचारे को बात में उलझाने की कोशिश कर ली कि आप कहो कि आप शांति शांति करेंगे, ओम शांति। चीन से कहलवा दिया, तुम उससे कह दो कि तुम न्यूक्लियर वॉर यूज नहीं करोगे, न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं। मतलब खुद का डिफेंस प्ले कर लिया, पुतिन को बातों में उलझा दिया। चीन से ये सेंटेंस बुलवा दिया, पुतिन को धमका दो कि ये न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। शी जिनपिंग भावनाओं में बहके धमका दिए कि तुम न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करोगे, बोले ठीक है। और इधर तुमने खुद से अपना लेपार्ड नामक टैंक भर के दे दिया उसको, जिसका तुम्हारे ही देश में विरोध हो रहा है? तीसरा, तुम पाकिस्तान जैसे देश, अरे बेचारे गरीब को तो कोई भी माफ करता है भाई, तुम इसको तो माफ कर देते। ये बेचारा मरता गिरता सब काम करेगा, इससे तुम्हारे देश में बम फोड़वा लो, ये किसी भी देश में, ये इंडिया में बम फोड़ने चला आएगा पैसे के लिए, ये क्या नहीं करेगा। इसके एथिक्स हैं क्या बेचारे के, इसके एथिक्स ही समझ में नहीं आएंगे किसी को। ये किस तरफ बैठेगा। ये रूस से भी तेल मांगता है, आपसे पैसा मांगता है, इसको तो जीना है ना। और तुमने इसको उल्टा दिया कि तुम वेपन भेजोगे, इसके पास है कहां वेपन। तुमने इसको रूट बना लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी तरफ से मोर्चे बनाने थे। तुम्हें ऐसा चाहिए था कि ऐसा ना हो कि एशिया में इंडिया और चाइना एक साथ रशिया के समर्थन में आ जाएं, तो तुम्हारा अपने पक्ष में एक आदमी होना चाहिए। तुमने पाकिस्तान को बेचारे की गरीबी का फायदा उठा के आईएमएफ का लालच देके उसको आपने वेपन का काम का पकड़ा दिया, तू तो वेपन सप्लाई कर जिससे दुश्मनी हो जाए। यार गजब डिप्लोमेसी कर रहे हो भैया। ये दुनिया संचार युग की दुनिया है, सब समझते हैं तुम्हारी समझदारी, खेला क्या हो रहा है। वो बात दूसरी है कि तुम्हारे अखबारों में पुतिन के डायलॉग नहीं छपते, लेकिन समटाइम्स तो ऐसा लगता है कि पुतिन जो है वो ठीक है, तुम्हारी अंदर की आत्माएं पहचानता है। उसके इन्वेजन्स में कोई इन्वेजन इतिहास में नहीं निकल के आता है भाई, वो आज भी अपने लोगों को बचाने गया है। ये तो सरासर नाइंसाफी है, और इस सरासर नाइंसाफी को तुम्हारा सामने हमने खोल के रख दिया। अब ये देखो बेचारे पाकिस्तानियों की तो हालत ही क्या है। हम पाकिस्तान की चर्चा भी क्यों करें। पाकिस्तान सेंड सप्लाई टू यूक्रेन क्यों नहीं करेगा, पैसा चाहिए उस बेचारे को। वो तेल पैसा खरीदेगा, फिर तेल चलाएगा, फिर सरकार बचाएगा। बुरी हालत हो रखी है। पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हाल ही में जा रही है 162 कंटेनर लाद करके कि बोले भेजेंगे हम यूक्रेन। ये पहले देखो, ये पहला वीडियो है जब पहले पाकिस्तानियों ने भेजे थे। तुम उस समय इनको आईएमएफ के नाम से कुछ पैसा पकड़ा दिए थे, फिर तुम इनको लपेट लिए। अब हमको पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पर तारीफ नहीं आती, हमको ये नहीं लगता कि वाह पाकिस्तान क्या गेम खेल दिया। अरे ये तो ढपली है, इसको कोई भी बजा के जा रहा है। गेम तो तुम लोग खेल रहे हो, इन बेचारों में इतनी समझ कहां है। ये इधर से आते हैं, कोई उनको इधर से एक टुकड़ा पकड़ा देता है, ले जा उधर जाके भौंक, फिर उधर जाकर के पहुंच जाते हैं, फिर चाइना पकड़ा देता है, ले उधर जाके भौंक। बेचारे को बना क्या दिया है तुमने यार। वो सही कहता है, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट के हाथ में कटोरा कितना गंदा लगता है। ये वाकई में उसकी जलालत है, उनकी खुददारी है बेचारों की। आज उनके लिए मेरे को दर्द हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है भाई मेरे को उनके लिए। कितना बुरा लगता होगा उन्हें, उनका कोई स्टैंड ही नहीं हो रहा। रशिया से बेचारे तेल मंगा रहे हैं, तेल आ रहा है, अगले महीने पहुंच रहा है। आप कहोगे गुरु जी हंसाओ मत। अरे हंसाने की बात नहीं कर रहा हूं भाई मैं, बुरा फील हो रहा है। जो आ रहा है बजा के जा रहा है यार, हद। ये देखो पाकिस्तान प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी, अरे ये कुछ भी करेगा यार। तुम्हारे पास पैसा हो तो शायद ये तुमको भी कुछ ना कुछ कर देगा।
एकदम मतलब छी वाली बात है। तो भाई जर्मनी की बात जो है ना वो आपको समझ में आ गई होगी। और जर्मनी का जो ये खेला है कि ये लेपर्ड टैंक को यूक्रेन भेज रहा है, हमें जो गंध फील हो रही है वो ये है, जो सच्चाई है, मतलब जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, अगर जियोपॉलिटिक्स को इतना पढ़ाने और समझाने के बाद अगर मुझे थोड़ी सी समझ विकसित हुई है तो वो ये है कि असल में ये लोग सब संगठित रूप से जो काम कर रहे हैं वो क्या है, मैं बताता हूं आपको। 2024 का आप इंतजार करिए, अब 2023 तो ऐसे ही कटेगा, 2024 में होगा रूस पर आक्रमण, अगर यही सब चलता रहा। असल में अब जो नया गेम प्लान हो रहा है वो क्या है मैं आपको बताता हूं। जो मेरी समझ कहती है वो ये है कि रूस को हर दिन, क्योंकि एक तरफ दुनिया के सारे ताकतवर देश यूक्रेन को वेपन, पैसा सब भेज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन तो माउथ पीस बन गया, अब पूरा पैसा और एम्यूनेशन इनका लगा हुआ है। दूसरी तरफ रशिया जो अपने दम पर, जिसको सब तरह से सप्लाई कट कर दी, ना उसको इंडिया वेपन भेज सकता, ना उसको चाइना वेपन भेज सकता, कोई नहीं कर सकता, उसका पैसा कब तक युद्ध में खर्च होगा? 1 साल पूरा जा चुका, इस साल और वो युद्ध में चला गया, या तो उसके सैनिक बगावत कर देंगे या उसका खजाना खाली हो जाएगा, जो कि टेंटेटिव है। भाई हर देश की युद्ध की एक लिमिट होती है। ऑलरेडी 1 साल लड़ चुका है, एम्यूनेशन कोई किचन में बनने वाली रोटी सब्जी थोड़ी है जो तुरंत बन जाता है, उसमें पैसा लगता है। तो इसका मतलब एटमैक्स वो 1 साल और युद्ध लड़ेगा, उसको तो थका दो आप। थकाने के बाद में फिर आप बदले लेने की कार्रवाई के तहत यूक्रेन से उस पर हमला करवाओ। तो लग ये रहा है मुझे, जो आने वाली संभावना है वो ये कि आने वाले समय पे इन लोगों ने जो पॉलिसी अपनाई है वो ये है कि ये लोग पुतिन के ऊपर इतनी बाध्यताएं डाल देंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज ना कर पाए, क्योंकि चीन जैसे देश उससे कहेंगे फिर हमारा तुम्हारा पूरा संबंध टूट जाएगा। तो न्यूक्लियर वेपन को तो यूज नहीं करने देंगे उसको, और बाकी लोग धीरे 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 छेद करते करते रशिया में एंट्री करेंगे, क्योंकि इनको रशिया का जो आर पार एरिया दिखता है अटलांटिक ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक जो उसका विस्तार है, उस विस्तार में इनकी नजर है, क्योंकि इन्हें पता है कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है रूस। ऐसी स्थिति के अंदर इनकी नजर उस पर हमला करने की, और तभी तो पुतिन खुद इस बात को बोलते हैं कि तुम लोगों ने आज से पहले देखो रूस की, और 80 साल बाद फिर से जर्मन टैंक्स जब बढ़ने शुरू हुए तो पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध हिटलर के खिलाफ अब जंग जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसी तरह से हिटलर ने पहले भी यूक्रेन के माध्यम से ही रूस पर अटैक करने की प्लानिंग बनाई थी। हिटलर जर्मनी का था, अब वही चीज वापस हो रही है। यह हिटलर की तरह ही जर्मन्स अपने टैंक जर्मनी से भेज करके यूक्रेन भेज रहे हैं, और यूक्रेन से रशिया पर हमले की प्लानिंग चल रही है। ये लोग ऐसे करते करते धीरे धीरे अपने टैंक भेजते चले जाएंगे, और अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा, क्योंकि शर्मिंदगी तो जर्मनी को भी बार बार आती होगी इस बात की कि यार हम इतने ताकतवर हुए और हर बार हार गए, हम प्रथम विश्व युद्ध हार गए, हम सेकंड विश्व युद्ध हार गए हैं, अब हार करके उन लोगों के साथ उठना बैठना पड़ रहा है जो विजित राष्ट्र हैं। तो जलालत तो फील होती होगी, और उसी जलालत के अंदर यहां के जो ये लोग हैं ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। यानी हिटलर की जो अधूरी ख्वाहिश थी, हिटलर की ख्वाहिश क्या थी? रूस को तोड़ने की। वो हिटलर की नाजीवाद वाली ख्वाहिश, यानी अपने ही लोगों की सत्ता हो, उसकी ख्वाहिश को ये वापस से जीवित कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी एक प्रकार से पुतिन का जो ऑब्जर्वेशन है जर्मनी के खिलाफ, वो मुझे लगता है कि वो सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए। बाकी आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है वो सेशन के अंदर जरूर बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध से सेकंड विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था वो तथ्यात्मक जानकारी मैंने लिख के दे दी है। वर्साई की संधि क्या थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या था, ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई हो। इसके साथ साथ इनसे जुड़ी हुई जो न्यूज आते हैं प्रीवियस ईयर, वो हमने यहां पर कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर आपको जानकारी समझ में आ रही हो तो अपने मित्रों से इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, ऑलरेडी दबा रखा है तो वीडियो को शेयर कर दें। इसके साथ साथ जो आज जानकारी है वो ये, आपके लिए कमेंट बॉक्स में हमने एक लिंक पिन किया है जो हमारे एप्लीकेशन का है। यदि आप में से कोई भी प्यारा साथी यूपीएससी लेवल की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यह कोर्स एक फाउंडेशन कोर्स की भूमिका में रहेगा। कोर्स शुरू हो चुका है, जो क्लासेस निकली हैं वो उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, मंडे टू फ्राइडे चल रही हैं। इसी तरह बोर्ड से क्लासेस ली जा रही हैं, 9 रुपीज है। ठीक है साहब, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। सेशन के अंत में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज का यह सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।